तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। और इस चैनल पर आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 9 का गणित, जो कि एक्टिव का है, यानी चित्रा प्रकाशन का। और इसका सबसे पहला अभ्यास हम लोग देखते हैं। तो इसका सबसे पहला अभ्यास है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला अभ्यास यानी कि प्रश्नावली 1.1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी एकदम शुरू से। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि क्या नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं कि दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, हमें यही बताना है और कारण सहित इसका उत्तर देना है कि अगर आप सत्य कह रहे हैं तो क्यों सत्य कह रहे हैं, और अगर आप असत्य कह रहे हैं तो उसका भी कारण दीजिए कि असत्य आखिर क्यों है। तो सबसे पहला है, इसमें रोमन नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन लिखे गए हैं। देखिए यहाँ पर इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो क्या ये बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है, तो इसको हमें देखना है कि क्या ये कथन सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले हमें पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में समझना पड़ेगा। तो इसको समझते हैं। तो आप सबके सब जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है। तो अगर मैं प्राकृत संख्या के बारे में आपको बताऊं तो प्राकृत संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्याओं की मदद से हम वस्तुओं को गिनते हैं या व्यक्तियों को गिनते हैं। अब सोचिए कि अगर आपको किसी व्यक्ति को गिनना या व्यक्तियों के समूह को गिनना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम गिनना? हम हमेशा एक से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से स्टार्ट करते हैं और फिर हम अनंत तक जा सकते हैं। हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते वस्तुओं को गिनना। जैसे मान लीजिए हमें बच्चों को गिनना है तो 1 2 3 4 ऐसे डायरेक्ट गिनते जाएंगे, सीधी सीधी पूर्ण संख्याएं, उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें 1.5 यानी प्राकृत संख्या में 1.5 6.3 ये सब नहीं आता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बच्चों को गिनते समय 1.2 2.3 नहीं आएगा। जैसे आप किसी से पूछें कि आपके पास कितने बच्चे हैं तो कोई नहीं कहेगा कि मेरे पास 2.5 यानी कि 2.5 बच्चे हैं या 3.5 बच्चे हैं। किसी के पास भी बच्चे होंगे तो 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, तो इस तरह से होंगे। या किसी के स्कूल में बच्चे हैं तो 300 होंगे, 400 होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 66.3 बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि बच्चों को गिनने के लिए जिन नंबरों का इस्तेमाल करते हैं या वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और दूसरा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या यही प्राकृतिक संख्या आप लिख लीजिए और इसमें जीरो आगे लगा दीजिए, यानी जीरो सहित जो प्राकृतिक संख्या होती है वही पूर्ण संख्या है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 3.6 ये बताइए प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, तो आप सोचिए कि 3.6 किसी के बच्चे होंगे तो नहीं होंगे। आप इस तरह से सोचकर बता सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या कोई संख्या है या नहीं है। और प्राकृतिक संख्या में जब हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आप कथन पढ़िए, लिखा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं ये सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो क्या ये कथन सही लिखा है? तो आप सब बता सकते हैं बड़े आराम से कि ये कथन असत्य है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा असत्य। क्यों? क्योंकि एक पूर्ण संख्या शून्य ऐसा है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। और इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी कोई भी पूर्ण संख्या हो एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ऐसा नहीं है, जीरो एक ऐसा पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब इसको लिखना है तो इस तरह से लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने इसका आंसर लिख लिया है कि असत्य है। क्यों? क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। और इसमें क्या कह रहा था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या, जीरो भी एक प्राकृतिक संख्या है, तो यानी कि ये कथन असत्य है। अब अगला वाला हम लोग देखते हैं। लिखा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी हमारा दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ये एकदम से सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये एक पूर्ण संख्या है। तो क्या ये बात सही कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती है। देखिए जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं ये सब पूर्ण संख्या हैं और जीरो भी प्राकृतिक संख्या में शामिल हो गया, फिर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ है। तो इसका कथन हमारा सत्य है। अब तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। तो देखिए पूर्णांक, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पूर्णांक क्या चीज है। तो पूर्णांक अगर आपको समझना है तो आप लोग संख्या रेखा जानते होंगे, और संख्या रेखा पर एकदम बीचों बीच में शून्य होता है, और शून्य के दाएं तरफ हम लोग धनात्मक संख्याएं लेते हैं, यानी कि 1 2 3 इस तरह से अनंत तक हम लोग लेते हैं।
और शून्य के बाएं तरफ हम लोग ऋणात्मक संख्या लेते हैं, -1, -2, -3, इस तरह से, -4, इस तरह से अनंत तक इधर भी लेते हैं। यानी कि हम लोग संख्या रेखा पर शून्य के दाएं तरफ धनात्मक संख्याओं को अनंत तक लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से, और शून्य के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याओं को लेते हैं। जो शून्य के दाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं हैं इसको हम लोग जानते हैं धनात्मक पूर्णांक के नाम से। यानी ये शून्य के दाएं तरफ जितनी संख्याएं हैं इन सभी संख्याओं को हम लोग धनात्मक पूर्णांक के नाम से जानते हैं, और शून्य के बाएं तरफ जितनी ऋणात्मक संख्याएं इसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक के नाम से जानते हैं। यानी जब आपके सामने पूर्णांक बोला जाए तो मतलब कि सारी की सारी माइनस यानी निगेटिव संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और सारी की सारी धनात्मक संख्याएं भी शामिल हैं इस शब्द में, पूर्णांक शब्द में। अब कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, यानी प्रत्येक पूर्णांक का मतलब हुआ कि ऋणात्मक वाले भी सब और धनात्मक वाले भी सब एक पूर्ण संख्या होते हैं, यानी पूर्ण संख्या होते हैं, ये सब पूर्ण संख्या हैं। तो क्या ये सत्य कह रहा है? तो आप सब के सब बड़े आसानी से बता सकते हैं कि ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि पूर्ण संख्या में केवल और केवल धनात्मक संख्याएं ही आती हैं, और पूर्णांक जब बोला जाता है तो ऋणात्मक भी आ गई और धनात्मक भी आ गई। और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी जितने धनात्मक हैं वो भी और जितने ऋणात्मक हैं वो भी, सब के सब एक पूर्ण संख्या है। तो क्या ये सही कह रहा है सब के सब पूर्ण संख्या है? तो नहीं, गलत है, ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि सब के सब पूर्णांक नहीं है। अब आप लोग इसका भाषा मतलब इसका कारण आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि कारण मैं बता दे रहा हूं। और चलिए अगला वाला हम समझते हैं। लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब परिमेय संख्या का मतलब समझिए। परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जिसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकें। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या हम उन सभी संख्याओं को कहते हैं जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2/3 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। 0.6 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसको भी हम भिन्न में लिख सकते हैं। कैसे इसको भिन्न में करेंगे? ये दशमलव में है, इसको भिन्न में कैसे करेंगे? तो देखिए, दशमलव मान लीजिए गायब हो गया और फिर क्या बचा? तो 6 बचा है, 6 बटा, अब 0 की इधर कितने अंक है? केवल एक अंक है, तो एक अंक के लिए 1 और 0 लगा दीजिए, यानी 6/10। यानी 6/10 का मान वही है जो 0.6 का मान है, यानी 0.6 एक परिमेय संख्या है। क्यों एक परिमेय संख्या है? क्योंकि इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 0.6 को हम 6/10 के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसका मान निकालेंगे तो फिर से 0.6 आ जाएगा। तो परिमेय संख्या तो 2/3 भी है, 0.6 भी है और 4/5 भी है। कोई भी कुछ भी ऐसे लिख लीजिए तो वो परिमेय संख्या होगा। और क्या सारी की सारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो ये भी पूरी तरह से असत्य है। क्यों? क्योंकि 2/3 अब ये भिन्न के रूप में है, P/Q के रूप में है, ये परिमेय संख्या तो है, पर भाई ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर 1 2 3 4 एकदम सीधी सीधी संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो 2/3 परिमेय है लेकिन पूर्ण नहीं है। और ये क्या कह रहा है? कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, दुनिया में जितनी परिमेय संख्याएं हैं सब के सब पूर्ण संख्या हैं। तो ये असत्य है। और पांचवा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है? तो ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऋणात्मक वाला है ये परिमेय संख्या है। तो देखिए लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। तो क्या ये सही है? तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, असत्य है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या आपका 1/2 है। 1/2 जो है ये परिमेय संख्या है, पर ये पूर्णांक नहीं है ना, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में पूर्ण अंक दो शब्दों से मिलकर बना है पूर्णांक, एक पूर्ण प्लस अंक, ये दो शब्दों से मिलकर पूर्णांक शब्द बना है। यानी पूरा पूर्णांक रहे 1 2 3 4 इस तरह से सीधी सीधे संख्या, इसमें 2.5 4.6 ये सब शामिल नहीं है पूर्णांक में। तो पूर्णांक आपके सामने कहा जाए तो इसका मतलब परिमेय संख्या क्या है? 1/2 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, दुनिया में जितनी परिमेय संख्या है सब एक पूर्णांक है, यानी पूरी पूर्ण संख्या है। तो ऐसा नहीं है, तो ये असत्य है कथन। चलिए सबसे लास्ट वाला हम लोग देखते हैं। लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, यानी जितने भी पूर्णांक हैं सब के सब परिमेय संख्या होते हैं। तो इसका आंसर है सत्य। क्यों? क्योंकि जितने भी पूर्णांक हैं, चाहे वो -1 हो, चाहे -5 हो, चाहे -10 हो, या कोई सीधी सीधी संख्या वैसे ले लीजिए 10 15 20 कुछ भी 5 6, ये सब परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका सब का बटा 1 छुपा हुआ है।
और जो भी भिन्न के रूप में हो सके, बटे के रूप में हो सके, वो सब के सब परिमेय संख्या होते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो एक परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि सबका बटा एक छुपा रहता है। तो ये सत्य है कथन, सबसे आखिरी वाला। अगला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका जवाब है कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या हम लोग किसको कहते हैं? जिसको भी हम भिन्न के रूप में लिख सकें, p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, ये बटा b के रूप में लिख सकें, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी चीज है जिसको हम बटे के रूप में लिख सकें, भिन्न के रूप में लिख सकें, उसी को फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें, उसी को हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो मैंने कहा कि हाँ। अब आप ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो देखिए, ये आपके सामने शून्य लिखा है, इसको p बाई क्यू के रूप में लिखना है तो समझ लीजिए बटा एक छुपा हो गया p बाई क्यू के रूप में। ये हो गया p, ये हो गया q, तो p बाई क्यू के रूप में हो गया। अब आप कहेंगे कि 0 का बटा 1 ये भी तो बराबर शून्य होता है, बराबर शून्य होता है। तो आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? देखिए, ऐसे तो आपके सामने ऐसे कहा जाए कि क्या 6 एक परिमेय संख्या है? आप कहेंगे हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसका बटा एक छुपा है। तो आप फिर ऐसा कह दिए कि 6 बटा 1 का मतलब 6 ही तो होता है। तो इस तरह से कहने से काम नहीं चलेगा। इसका बटा एक छुपा है ना, तो इसका भी बटा एक छुपा है। तो इस वजह से देखिए, शून्य का भी बटा एक छुपा हुआ होता है और इसका मान भले ही फिर से शून्य आ जाए। जैसे 6 एक परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि इसका बटा एक छुपा है और इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, फिर से 6 आ जाएगा। लेकिन फिर भी 6 क्या है? एक परिमेय संख्या तो है। क्यों? क्योंकि 6 को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, 6 बाई 1 के रूप में, 6 बाई 1 के रूप में। ऐसे ही शून्य भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका बटा एक छुपा हुआ है। तो ये है। देखिए, अगला प्रश्न है कि 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या बताइए। तो कैसे बताएंगे इसे? देखिए, जिन संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या बताने हैं उसको पहले नीचे लिख लीजिए। जैसे 3/5 और क्या है 4/5, दोनों को लिख लिए। फिर सोचिए कि इन दोनों के बीच में, देखिए 3/5 था, 4/5 था, उसको मैंने लिख लिया। फिर सोचिए कि इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या बतानी है। तो देखिए, आपके प्रश्न में दिया है कि 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो जितनी परिमेय संख्या बतानी है उसमें +1 कर दीजिए और जितना आ गया इसी का हमें इन सब संख्याओं में गुणा करना है। तो 6 आया ना, 6 का इन सब में गुणा कीजिए। तो देखिए, 6 का 3 में गुणा होगा तो 6 3 का 18, 6 पंचे 30, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। अब आपको क्या करना है? 18 और 24 के बीच की सारी संख्याएं लिख देनी है। तो 18 और 24 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी? 19, 20, 21, 22, 23 और हाँ, बस इतनी ही। तो 18 और 24 के बीच की संख्या लिख दीजिए और सब का बटा 30 लिख दीजिए। सब का बटा 30 लिखते चले जाइए और ये जो 5 संख्याएं बन गई, यही आपकी 5 परिमेय संख्याएं हैं। और इन सब का मान आप निकाल कर देखेंगे तो 3/5 और 4/5 के मान के बीच में आएगा। इसको कैसे चेक करेंगे? तो 3/5 का मान निकाल लीजिए, आप कैलकुलेटर कर दीजिए, 5 से 3 में भाग दे दीजिए, 0.6 ऐसे आ जाएगा, 0.6 ऐसे आएगा, 0.6 आएगा। और इसका आप भाग दीजिए, 5 से 4 में भाग देंगे तो 0.8 आ जाएगा। अब आप इसका मान निकाल कर देखेंगे तो 0.6 और 0.8 के बीच में आएगा सबका मान। आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं या वैसे भी करके देख लीजिए, इन सब का मान आएगा। कैसे मैंने लगाया? जिन दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या बतानी है उन दोनों संख्याओं को लिखिए। जरूरी है कि नीचे का हर बराबर होना चाहिए, तभी ये टेक्निक काम करेगा। नीचे का हर बराबर रहेगा तभी ये टेक्निक काम करेगा। कैसे? इन दोनों संख्याओं को लिख लीजिए। फिर आप देखिए कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है जो इन दोनों के बीच की हो। तो जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें +1 कीजिए, उसी से सारी संख्याओं में गुणा कर दीजिए। और गुणा करने के बाद क्या होगा? आप ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला अंश देखिए और अंश के बीच में 18 और 24 के बीच की जितनी संख्या है सबको लिखिए और सबका बटा 30 लगा दीजिए, आंसर आ गया। अब देखिए, मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि हर उसका बराबर ना हो। जैसे मैंने बता दिया कि जिसका हर यानी कि नीचे वाला बराबर है उसी में ये टेक्निक काम करेगा। जैसे इसमें 5-5 दोनों में था तो टेक्निक काम कर गया। अगर बराबर ना हो तब क्या करेंगे हम? तो चलिए इसका एग्जाम्पल मैं अपने तरफ से एक बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि 2/3 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या बताइए। कितनी परिमेय संख्या बतानी है? इन दोनों संख्याओं के बीच की 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो देखिए, इसका हर बराबर नहीं है तो इस पर वो टेक्निक काम नहीं करेगा कि 5 में 1 जोड़कर पूरे में गुणा करो, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहला काम करना है 3 और 5 का एलसीएम लीजिए।
एलसीएम लीजिए। तो 3 और 5 का एलसीएम सोचिए कितना होगा। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम आप सबके सब जानते हैं, 3 5 का आ जाएगा 15। अब 15 में भाग दीजिए 3 से, यानी 3 से 15 में भाग दीजिए, जो नीचे वाला है जिसको आप बराबर करवाना चाहते हैं उसी से भाग देना है। तो 3 से अगर 15 में भाग देंगे तो कितना आएगा। तो आप सबके सब जानते हैं 5 आ जाएगा, 3 5 15, 5 आ गया। अभी 5 से ऊपर नीचे में गुणा कर दीजिए। तो 5 दूना 10 और 5 तियां 15, ये बनकर तैयार हुआ। अब सोचिए इस 5 से 15 में भाग दीजिए, इस 5 से इस 15 में भाग दीजिए, 5 से 15 में भाग दीजिए, कितना आएगा 5 तियां 15 आ गया, यानी कितना आया 3 आया। अब इस 3 से ऊपर नीचे में गुणा कीजिए। तो 3 चौक 12 और 3 5 15। अब देखिए हर बराबर हो गया। 2/3 का जो मतलब होता है वही सेम टू सेम मतलब 10/15 का भी होता है। 4/5 का जो मतलब होता है वही मतलब 12/15 का भी होता है। तो देखिए इसका हर बराबर नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया जो कि 15 आया, फिर 3 से इस 15 में भाग दिया 5 आया, और इसी 5 से ऊपर नीचे में गुणा करवाया 10/15 निकल कर आ गया। फिर मैंने क्या किया, इस 5 से इस 15 में भाग दिया, फिर 3 आया और 3 से ऊपर नीचे में गुणा करवाया, फिर 12/15 मिल गया हमें। और इन दोनों का हर देखिए बराबर है। तो 2/3 की जगह पर हमें मिल गया 10/15 और 4/5 की जगह पर मिल गया 12/15। और अब इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है बताइए आप। तो मान लीजिए 2 परिमेय संख्या या 5 परिमेय संख्या ही ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है उसमें +1 कीजिए, यानी कि 6 आ गया। 6 से सब में गुणा कर दीजिए। तो 6 से 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 छक 60, 15 छक्का 90, और इसका देखिए तो 12 छक 72 और 15 छक्का 90। अब 60 और 72 के बीच की कोई भी 5 संख्या आप अपने मन से लिख लीजिए। तो 60 और 72 के बीच में कौन सी है, 61 है, 62 है, 63 है, 64 है, 65 है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। 72 तक के बीच में कोई भी 5 संख्या आप ले लीजिए, आपका मन, और सब का बटा 90 करते चले जाइए। अब ये जो बना 5 परिमेय संख्या, ये पांचों ऐसे परिमेय संख्या हैं जिनका मान 2/3 और 4/5 के मध्य में है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से आपको लगाना है ये पूरी तरह से समझ में आ गया। ये मैंने अपनी तरफ से बता दिया, ये आपके बुक में क्वेश्चन नहीं है, इसको मैंने बता दिया। जिसका हर समान ना हो उसका कैसे लगाते हैं। पहले हर आपको समान करना पड़ेगा। कैसे समान करेंगे, 3 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इस नीचे वाले से हर से इसमें भाग देंगे, फिर जो आएगा इससे इन दोनों में ऊपर नीचे में गुणा करेंगे, जो बनेगा भिन्न वही हमारा मुख्य भिन्न होगा। फिर ऐसे इसके साथ भी करेंगे, 5 से 15 में भाग देंगे, एलसीएम में भाग देंगे, 3 आएगा, 3 से ऊपर नीचे में गुणा किए, ये आ गया। और इसके बीच की परिमेय संख्या में निकालनी है, यानी इसको लेकर कैलकुलेशन करना है। और कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें +1 कीजिए, उसी से सब में गुणा कर दीजिए, और गुणा करने के बाद जो आ जाए ऊपर वाले के बीच की कोई भी 5 संख्या लिख लीजिए, जितनी भी संख्या आपको चाहिए उतना लिख लीजिए, और सबका बटा नीचे वही करेंगे जो इन दोनों के नीचे है, और ये जो बनेगा यही इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे आखिरी क्वेश्चन है इस अभ्यास का, प्रश्न नंबर 4 है, 3 तथा 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, 3 और क्या है 4। इस 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए अब 3 और 4 लिखा है, तो इसके बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसको लगाने के 2 तरीके हैं आपके पास। पहला वाला तरीका तो यही तरीका है जो ऊपर हमने इस्तेमाल किया है। और कैसे, 3 तथा 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे 3 को पहले भिन्न में बदल लीजिए, और भिन्न में कैसे बदलेंगे, बटा 1 सबका छुपा रहता है तो ये भिन्न के रूप में हो गया। 4 का भी बटा 1 छुपा है, ये भी भिन्न के रूप में हो गया। और इसके बीच की कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या। तो 6 परिमेय संख्या किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखिए 6 परिमेय संख्या, अच्छा हर देखिए बराबर है, हाँ हर बराबर है, यानी कि आपको एलसीएम ओलसीएम लेकर वो सब तामझाम नहीं करना है। हर पहले से बराबर, तो सीधा सीधा हम टेक्निक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या। जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसका +1 करेंगे, कितना आ गया 7, और इस 7 का इस पूरी संख्या में गुणा करेंगे। तो 7 त्रिक 21, 7 इक्यम 7, 7 चौक 28 और 7 इक्यम 7। तो ये हमें मिल गया संख्या। अब 21 और 28 के बीच की कोई भी 6 संख्या लिख लीजिए। 6 संख्या ज्ञात करनी है ना, तो 6 संख्या लिखिए। तो 21 और 28 के बीच में क्या आता है, 22 आता है, 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, 27 आएगा। अब देखिए 6 संख्या हो गया ना। देखिए 21 और 28 के बीच की सारी संख्याएं हैं, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो गया। अब सब का बटा 7 लिखते चले जाइए, क्योंकि दोनों के नीचे 7 7 था, तो इन सब के नीचे 7 लिखते चले जाइए।
और ये जो संख्या सातों मिला ये हमारा 3.4 के मध्य 6 परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या क्या होता है, तो किसी भी संख्या को देखिए इस तरह से आप लोग समझ लीजिए। देखिए जो दशमलव होते हैं, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, तो दशमलव दो तरह के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव। शांत दशमलव किसे कहते हैं, जिसे लिखा है कहीं पर 14 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, ये सब शांत दशमलव में आते हैं। 14 लिखा है कहीं पर, आप खुद समझिए कि इसके पीछे दशमलव छुपा हुआ है। ऐसे ही कहीं पर 5 लिखा है तो इसके पीछे दशमलव छुपा हुआ है, ऐसे ही। तो ये सब के सब क्या है, और दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो इसका मतलब ये शांत दशमलव है। ऐसे ही 3.5 कहीं पर लिखा है, ये भी शांत दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक केवल है। या 3.44 लिखा है तो ये भी शांत दशमलव है। तो ये सारे के सारे शांत दशमलव हैं। दूसरा होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव किसे कहते हैं, जो मान दशमलव के बाद बार बार आए और अनंत तक जाए, ये अशांत दशमलव होता है। जैसे 4.929292 इस तरह से ऐसे जा रहा है, तो ये भी क्या है, अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव दो तरह का होता है, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, कुछ लोग इसको अनवसानी अनावर्ती भी कहते हैं। अब ये क्या चीज होता है, नया चीज। तो अशांत आवर्ती का मतलब हो गया, जैसे देखिए अशांत मतलब अनंत तक जाने वाला, आवर्ती माने एक ही चीज बार बार आए, रिपीट करे, ये होता है। जैसे 0.33333 इस तरह से अनंत तक जा रहा है, तो ये है अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत है, देखिए अनंत तक जा रहा है इसलिए अशांत है, और आवर्ती का मतलब हो गया कि एक ही चीज रिपीट कर रहा है बार बार, तो ये हो गया आवर्ती। जैसे 2.666666, तो ये हो गया अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब क्या होता है कि अशांत रहे, अशांत मतलब अनंत तक जाए, अनावर्ती माने एक ही चीज रिपीट ना करे, हर बार नई नई संख्या है। जैसे 3.14159263, यानी पता ही नहीं है कि अगला नंबर क्या आएगा, और देखिए अनंत तक जा रहा है, तो अनंत तक जा रहा है इसलिए अशांत है। और बार बार रिपीट ही नहीं कर रहा है कोई संख्या, देखिए रिपीट नहीं कर रहा है, एक ही तरह का नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, हर बार नया नया संख्या आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, अनावर्ती है। तो ये होता है अशांत अनावर्ती। जैसे 1.10, फिर 110, फिर 110, फिर 4 बार 1, फिर 0, इस तरह से अनंत तक जा रहा है, तो ये भी क्या है, अशांत अनावर्ती है, हर बार नए तरीके की संख्याएं रिपीट कर रही हैं, तो ये अशांत अनावर्ती है। और अशांत आवर्ती में क्या होगा, जैसे 0.121212 इस तरह से दो दो अंक रिपीट कर रहा है, ऐसे 3 अंक, 10 अंक, 20 अंक रिपीट करे, तो वो अशांत अनावर्ती होगा। देखिए अशांत का मतलब वो अनंत तक जाने वाला, और आवर्ती का मतलब होता है बार बार रिपीट करता जाए, भले ही 10 अंक रिपीट करे, तो ये होता है अशांत आवर्ती। और अशांत अनावर्ती, अशांत माने अनंत तक जाने वाला, और अनावर्ती मतलब रिपीट ना करे संख्या, तो ये होता है अशांत अनावर्ती। तो देखिए आप लोग, यानी दशमलव इतने प्रकार का होता है, और इसमें से जितने भी दुनिया में शांत दशमलव वाली चीजें हैं, ये सब के सब परिमेय हैं, ये सब के सब परिमेय हैं, ये सब परिमेय हैं। यानी कि कहीं पर 100 लिखा है, ये परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि इसका बटा एक छुपा है, हो गया भिन्न के रूप में। परिमेय कहते किसको हैं, जिसको भी हम बटे के रूप में लिख सकें वो परिमेय है। तो दुनिया में जितने भी शांत दशमलव हैं वो सारे के सारे परिमेय हैं। दुनिया में जितने अशांत आवर्ती दशमलव हैं ये सब के सब भी परिमेय हैं, इसको भी हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, ये भी परिमेय है। और जितने भी दुनिया में अशांत अनावर्ती दशमलव हैं ये अपरिमेय हैं, इसको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। और बाकी जितने भी अशांत आवर्ती वाले हैं या शांत दशमलव हैं ये सारे के सारे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और ये क्या होते हैं, हमारे परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में भी मैंने समझा दिया। तो देखिए ये सारे के सारे भिन्नात्मक रूप में हैं। इसी वजह से अगर आपसे कोई कहे कि 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या बताइए, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं 3 और 4 के बीच की संख्या बतानी है, तो 3 और 4 के बीच में कोई भी संख्या है तो 3 दशमलव लिखिए, 1 लिखिए, अब कोई भी नंबर लिख दीजिए, 2-3 नंबर, ऐसे हो गया। अब ये देखिए ये परिमेय संख्या या नहीं है, तो बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक तक केवल गया, अनंत तक नहीं जा रहा है ना, तो शांत दशमलव है, और शांत दशमलव है यानी कि ये परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या 3.1 है, यानी 3 और 4 के बीच की तो है ही,
तो एक संख्या ये हो गया। इस तरह से 3 और 4 के बीच की और संख्या बतानी है तो 3.2 लिखिए और 2-4 अंक अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए ऐसे बस। अब देखिए शांत दशमलव तो है ही, और शांत दशमलव होने के कारण, शांत मतलब क्या, अनंत तक ना जाए तो शांत है। अब ये शांत है, इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और ये मान सोचिए आप 3-4 के बीच की है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, तो बिल्कुल है, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है जो इन दोनों के बीच की। इस तरह से आप 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो ये भी आपका आंसर सही है, पूरी तरह से सही है। यानी 6 संख्याएं ऐसे कुछ भी लिख दीजिए, 3 ऐसे 6 लिखिए और फिर अपने मन से एक अंक और बढ़ा दीजिए, कुछ भी ऐसे लिख दीजिए। तो ये जो बन गया संख्या, ये परिमेय तो है ही, क्योंकि शांत दशमलव और शांत दशमलव जितने भी होते हैं वो परिमेय होते हैं, और ये इन दोनों के बीच की संख्या भी है, तो ये भी है। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। अगर आपको मतलब ये वाला भूल जाए तो ये वाला भी लिख सकते हैं, और ये पूरी तरह से सही है। अगर कोई भी टीचर होगा तो इसको हमेशा सही ही करेगा। और ये तरीका तो है ही जो मुख्य तरीका है। तो ये आपको मैंने पूरी तरह से 1.1 अभ्यास यानी संख्या पद्धति का जो क्लास 9th का था उसका प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह से समाप्त हो गया।